बीबी नीचे आ जाओ, तुम्हारे शोहर आ गए हैं। दिमाग तो खराब नहीं है? कौन शोहर? परमा की तीखी आवाज सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट तोड़ गई। वो बेजारी से बोला, बीबी मुझे क्या पता चोर है या कुछ और है, लेकिन तुम्हारा ही कुछ लगता तुम्हें नीचे बुला रहा है। बात करने की भी तमीज नहीं है। वो फुनकारते हुए बाहर आने लगी। अब मुझे क्या पता शोहर के साथ जा रही हो या किसी यार के हमरा भाग रही हो। गंवार कंडक्टर ने परमा के गुस्से का भरपूर जवाब दिया था। यकीनन किसी लड़की को ऐसा जवाब देना नामुनासिब ही नहीं, बेहुदा भी था। मैं पहले उनकी नोक झोंक से महजूज हो रहा था। कंडक्टर का बदतमीजी भरा फिक्रा सुनते ही मुझे तैश आ गया। उसके नीचे उतरते मैंने आगे बढ़कर गुस्से से पूछा, तुम्हें लड़कियों से बात करने का तरीका किसी ने नहीं सिखाया? वो बिगड़े हुए लहजे में बोला, तो लड़कियों से बात करने का तरीका तुमसे सीखना पड़ेगा। मेरा हाथ पूरी कुव्वत से घूमा। चटाक की आवाज से माहौल गूंज उठा था। पता नहीं मेरे थप्पड़ में कौन सी कुव्वत तराई थी कि अच्छा खासा सेहतमंद होने के बावजूद वो ट्रक की बाड़ी से जा टकराया था। साथ ही मेरी इत्मीनान भरी आवाज उभरी, जवाब है हाँ तेरी। तो मुंह से मुगल्लज़ात उगलता हुआ करीब हुआ और फिर उसे मालूम ही ना हुआ कि कैसे दोबारा उड़ता हुआ ट्रक की बाड़ी से जा टकराया। मुंह से जोरदार ऊख निकालते हुए लंबा लेट गया था। 2 कदम लेकर मैं करीब हुआ और गिरबान से पकड़ कुर्सी एक झटके से ऊपर उठाया। साथ ही मेरा दाहिना हाथ गला को लिए जेब से नमूदार हुआ। साइलेंसर जड़ी नाल उसके माथे पर चबोते हुए फनकारा, आप बताओ अपनी दीदी से किस लहजे में बात कर रहे थे? क्षमा चाहता हूँ महाराज। इसकी टांगें थरथराने लगी थी। वो अपनी दीदी से मांगो। इसे झटका देकर मैंने परमा की तरफ धकेला जो सीढ़ी के सहारे एहतियात से नीचे उतराई थी। बोलो दीदी माफ कर दो। वो गिड़गिड़ा, मादाम गलती होगी माफ करते। मैं पिस्तौल लहराते हुए दहाड़ा, दीदी बोलो। उस तो फौरन मेरे अल्फाज दोहराए, दीदी माफ करते। परमा के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ, लेकिन उसकी बेहूदगी पर वो सख्त तपी हुई थी। लेकिन जो दुर्गत में उसकी बना चुका था उसके बाद शिकवा बाकी नहीं बचता था। इतनी देर क्यों कर दी? उसे नजरअंदाज करते हुए मुझे मुखातिब हुई। लंबी कहानी है, इत्मीनान से बताऊंगा। वो मुस्तफसर हुई, तो क्या करना है? इसे खामोश रहने का इशारा करते हुए मैं कंडक्टर का मुखातिब हुआ, तुम्हें शर्मो हया आना चाहिए। ये तुम्हारी बेटी नहीं तो छोटी बहन की उम्र की जरूर होगी। ये जाने बगैर कि बेचारी को क्यों चुप कर सफर करना पड़ रहा है। तुम अपने दिमाग की गिलाजत उगलने लगे। हमें पटना पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की थी और उसका मुआवजा वसूल कर चुके हो। पांडे के झगड़ों से हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन तुम्हारी मजबूरी जानते हुए हम खामोशी से अपनी राह ले रहे हैं और तुम ये रवैया दिखा रहे हो। वो शराफत का मुजाहरा करता बोला, महाराज क्षमा करते, सारा दिमाग सटक गया था। होटल के मालिक का गुस्सा बच्ची पर उतार दिया। अब भागने की करो। मैंने उसे गायब होने का इशारा किया। वो तेज कदमों से होटल की तरफ बढ़ गया था। ट्रक पर नजर रखने वाले 2 मुहाफिज चोर सुनकर करीब आ गए थे, लेकिन सुलह सफाई की नौबत नहीं आई थी, इसलिए दूर खड़े देखते रहे। हमें चलना होगा। मैं मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। वो शद्दोमत से बोली, ट्रक ही ठीक था। कसम से बड़े मजे की नींद आ रही थी। आरामदेह सोफों पर लेटे हुए लग रहा था फर्स्ट क्लास के बर्थ पर लेटे हैं। जो मैं कहा करूं उस पर ध्यान दिया करो। फिलहाल मशवरे और तजावीज़ अपने पास रखो। मोटरसाइकिल के करीब पहुंचकर मैं हेलमेट सर पर रखने लगा। उसने हैरानी से आंखें फैलाई, इस पर सफर करेंगे? मैं तंज़िया अंदाज बोला, आपके पास कोई और सवारी है तो बिल्कुल ठीक। पाँव पटकते हुए उसने ट्रक की तरफ इशारा किया। यह ठीक था ना? मैं नफ़े में सर हिलाया, ऐसा बस साफ समझती है। उसने मुंह बसोरा, हम आज तक मोटरसाइकिल पर नहीं बैठे। मैं मज़ाहिया अंदाज में बोला, बहुत आसान है, एक टांग दाएं दूसरी बाएं करके अपने पाँव पायदानों पर रख लें। एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर सहारा लेना है और बाकी मेरा काम है। उसने आंखें निकाली, अगर ये मजाक है तो बहुत बेहुदा है। हम राजकुमारी हैं, इस फटपटी पर बैठेंगे। दोनों मुहाफिज हमारी ही तरह मुतवज्जा थे। मैं बिगड़े उलाजम बोला, मुंह बंद रखो और बोलते वक्त सोचने की ज़हमत कर लिया करो। मेरी डांट खाकर वो हक्का बक्का रह गई थी। तनफ्फुस तेज हुआ, आंखों में नमी उभरी और नथने फुलाते हुए गुलगुएर हुई, तुम्हारे साथ सफर करती है हमारी जूती, हम राज। खामोश। कथा कलामी करते हुए मैं धाड़ा। वो सहम गई थी। 2 कदम लेकर मैं उसके करीब हुआ और दबे मगर कहर आलूद लहजा बोला, जानती हो कितने मुश्किल से जान बचाकर भागते हुए यहाँ पहुंच रहा हूँ, और मालूम है दुश्मन कुत्तों की तरह हमारी बूझ सूंघते हुए चारों तरफ फैले हैं। नवाबजादी, राजकुमारी, महारानी और सेठजादी बनने का शौक कर चाकर पूरा कर लेना। इस वक्त तक दुश्मनों में घिरी एक बेकस, कमजोर और बेयारो मददगार लड़की है। नाना की दौलत पर मामू काबिज है और बाप की दौलत तक रसाई नहीं है। तो जब तक वहां नहीं पहुंचाती जो आपका मकाम और मर्तबा है, जुबान को ताला लगा लो, ख्वाहिशात को पीठ पीछे फेंक दो, तमन्नाओं का गला घोंट दो, आसाइशों को भूल जाओ और मन मानी करने का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दो। इस वक्त आप एक मुफलिस लड़की से भी गई गुजरी हैं कि कम अज कम उसे जान का खतरा लाहक नहीं होता। उसकी आंखें नमी से भर गई थी। गुलगुएर लहजम बोली, हम पापा को बताएंगे तुमने बदतमीजी की और हम तुम्हें तुम कहेंगे, तुम
हो ही सी काबिल। कंडक्टर को तो लड़कियों से बोलने का तरीका समझा रहे थे, अपना लहजा नजर नहीं आ रहा। खुद मियाँ फजीहत, दूसरों को नसीहत। मैंने दो टोक लहजा में कहा चलना है कि नहीं। वो चिल्लाकर बोली बात मत करो, हमें मुखातिब करने की जरूरत नहीं और हम खुद सफर कर सकते हैं, बच्ची नहीं है हम। आपकी मर्जी। मैं मोटरसाइकिल की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसी वक्त एक तेज रफ्तार जीप नमूदार हुई। उसमें 4 अफराद सवार थे। सड़क से नीचे उतरते वक्त जीप की ब्रेकें जोर से चीखी थी। मैंने घबराते हुए कहा नकाब ओढ़ लो। उसने सर्दी की वजह से अब तक काला गाउन नहीं उतारा था, मगर नकाब उतार दिया था जो दुपट्टे की तरह उसके गले में झूल रहा था। सारी जिंदगी नकाब न ओढ़ने वाली चेहरा छुपाने की ऐसी माहिर नहीं हो सकती थी कि तेजी कर पाती। हेलमेट सर पर रखकर मैंने दायां हाथ जेब में डाला और पिस्तौल के दस्ते को कब्जे में ले लिया। चारों अफराद की बिगड़ी हुई शक्लें उनके पेशे का ऐलान कर रही थी। ट्रक ड्राइवर कहाँ है? जीप से छलांग लगाकर नीचे उतरते हुए एक शख्स ने कुर्सियों पर बैठे हुए दोनों अफराद से दरियाफ्त किया। ड्राइवर के अलावा बाकी 2 भी नीचे आ गए थे। होटल में होगा महाराज, वो नशिस्त छोड़ते हुए जल्दी से बोले। परमा इनकी तरफ पीठ मोड़े अपने नकाब से उलझी थी। मेरे लहजा का असर था या जीप वालों की शक्लों का खौफ कि बगैर तकरार किए वो मेरी हदायत पर अमल ही कर रही थी। मुझे उसके हाथों में हल्की हल्की लर्जिश नजर आई। बिलाशुबा मौत का सामना करना बहुत मुश्किल है और नाजों में पली हुई नवाब शादी थी। ऐसे हालात से बेचारी का कब वास्ता पड़ा था और मैंने भी उसे समझाने को डांटा था, वरना अंसारी साहब के लाडली को यूं मुखातिब करना मुझे कब गवारा था। जीप वालों का अंदाज, लहजा और ट्रक के बारे पूछना जाहिर कर रहा था कि हमारी ही तलाश में थे और ट्रक के बारे इस्तफसार का मतलब इसके अलावा कोई नहीं हो सकता था कि नज्जू करण चावला के हत्थे चढ़ गया था। अब इस मामले को निमटने को 2 हल थे। या तो मैं खिसकने की कोशिश करता कि उन्होंने हमें काबिल तवज्जा नहीं जाना था और हम मोटरसाइकिल पर बैठ कर निकल सकते थे, लेकिन इस सूरत में ट्रक ड्राइवरों से बात करते ही उन्हें हमारे बारे मालूम हो जाता और वो ताकुब करके मसाइल पैदा कर सकते थे। इनके पास जीप थी जिसकी रफ्तार बहरहाल मोटरसाइकिल से ज्यादा थी। दूसरी सूरत यह थी कि इनका मामला निपटा कर हम आगे बढ़ते, यूं कम अज कम आर्जी तौर पर ताकुब से छुटकारा मिल जाता। हमारे बॉक्सिंग के उस्ताद सूबेदार नजीर कहा करते थे कि बॉक्सिंग रिंग की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि हमें अपना मुखालिफ नजर आ रहा होता है और जब 2 मुकाबल आमने सामने आते हैं तो जीत अमूमन पहल करने वाले के हिस्से में आती है, क्योंकि हमला न करने वाले को दिफा करना पड़ता है और यूं से मुसलसल दिफा की हिकमत अमली अपनाना पड़ जाती है, जबकि हमला करने वाले को योरश का मौका मिलता रहता है। मैं भी पहलपन हाथ में रखकर न सिर्फ दुश्मनों को दिफाई हिकमत अमली अपनाने पर मजबूर कर सकता था, बल्कि हमें तरने वाला समझने की गलती भी उनके भेजे से निकाल सकता था। इस तरह उन डर और बेखौफ होकर हमला आवर न होते। बाकी हमारी मौत का फैसला वो यूं भी कर चुके थे। अलबत्ता एक मुबहम सा शुबा मेरे दिल में छुपा था कि कहीं वो ट्रक कंपनी के मालिक पांडे के भेजे हुए तो नहीं थे। मैंने दिफा के बजाय जारहाना हिकमत अमली अपनाना बेहतर समझा। क्या मोटरसाइकिल पर इनसे भाग नहीं सकते थे? ये तमाम सोचे एक लम्हे से भी कलील वक्त में मेरे दिमाग से गुजरी। मैं अपना शुबा दूर करने को फौरन उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। महाराज ट्रक ड्राइवर एक नौजवान लड़की को किसी के घर छोड़ने गया है। क्या किस तरफ? एक ने फौरन पूछा। दूसरा बोला उस्ताद वही कुतिया है जिसकी अपुन को तलाश है। ड्राइवर ने गलाजत उगली। जल्दी करो कहीं ट्रक ड्राइवर उसे भगा न दे, और याद रखना मारने से पहले चौकरी से तफ्तीश जरूरी है। सबसे पहले मैं पूछताछ करूंगा, इसके बाद बाकियों की बारी आएगी। तीसरा जो सबसे पहले जीप से उतरा था मुझे मुखातिब करते हुए मशकूक लहजे में बोला, अबे साले तू कौन है और किस रंडी को भगा कर ले जा रहा है? जमीन पर लेट जाओ। तेज सरगोशी परमा तक पहुंचाते हुए मैंने एकदम पिस्तौल निकालते हुए खुद को मुखातिब करने वाले के पिस्तौल वाले हाथ पर गोली ताकी और फिर बाकियों की तरफ नाल का रुख फेरते हुए मुसलसल लबलबी दबाता चला गया। तीनों के सर में गोलियां लगी थीं। इस सुरात और तेजी से फायर करके अपने दुश्मनों को नाकारा करना बेहतरीन निशानेबाजी का मुजाहरा था, लेकिन मुझे सराहने वाला कोई न था। अगर लौरा ब्राउन साथ होती तो बेसाख्ता पुकारती, तुम वाकई ऐसे सो। परमा मेरी अदाएं सुनते ही लेट गई थी। उसकी सुरात पर मुझे हंसी का मौका भी नहीं मिला था। जख्मी होने वाला बाएं हाथ से पिस्तौल उठा रहा था। उसका पिस्तौल पकड़ना और मेरा 5वीं बार लबलबी दबाना एक साथ हुआ था। मैंने जानबूझकर पिस्तौल के बजाय उसके दूसरे हाथ को भी निशाना बना दिया था। हल्की सी चीख मारते हुए अजियत से गिराने लगा था। मैं मजाया अंदाज में बोला, तुम गलत कह रहे थे। गौर से देखो, मैं साला नहीं बहनोई हूँ। अपनी दीदी को भी तुमने घटिया तखातुब से मुखातिब किया। आइंदा ख्याल रखना, और तुम्हारी घटिया बात तुम्हारे साथियों के भेजे से निकालने को मुझे उनकी खोपड़ियों में सुराख करना पड़े। अजियत बर्दाश्त करते हुए बरहम हुआ, तो तुम बचोगे नहीं। मैं इत्मीनान से बोला, ये मेरा मसला है, तुम्हारा मसला है अपनी जान बचाना, और उसका बेहतरीन गुर है सब कुछ फूट दो, वरना उगलवाने के तरीके मुझे आते हैं। ये कहते ही मैं होटल मालिक के मुकर्रर किए हुए दोनों आदमियों की तरफ मुतवज्जा हुआ जो तेज बुखार में मुब्तला शख्स की तरह लर्ज रहे थे। फौरन से पहले गायब हो जाओ और होटल का रुख नहीं करना। धन्यवाद महाराज। भैया की जुबान कहते हुए सड़क की तरफ सरपट भाग पड़े। आप भी उठ जाएं,
मैंने पाँव से परमा को टोहका दिया जो सर के गिर्द बाजू लपेटे ऊंधे मुंह लेटी थी। वो फौरन उठकर कपड़े झाड़ने लगी। मैं जख्मी की तरफ मुतवज्जा हुआ जो मुसलसल करा रहा था। किसके आदमी हो? मनोज जोशी। उसने जवाब देने में ताकीद नहीं की थी। कहाँ से आ रहे हो? शाहपुर में बांस का अड्डा है, वहां से। मनोज जोशी स्मगलिंग की दुनिया में तनावर दरख्त की हैसियत रखता था, जिसका तना तो मुंबई में था लेकिन शाखें पूरे इंडिया में फैली हुई थी। चूंकि कारोबार का हासिल करता धरता विघ्नेश शुक्ला था, इसलिए उन्हें धीरेन्द्र शुक्ला की शक्ल में सरकारी मदद भी हासिल थी। और कभी कभार भारत सरकार की सख्त कार्रवाई पर दरख्त की शाख तराशी तो हो जाती थी, मगर दरख्त का तना और जड़ें बदस्तूर महफूज रहती थी। नशावर अशिया के स्मगलिंग में लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों कमाए जाते हैं, और इतनी दौलत होने के बावजूद इस शक्की उल कल्ब शख्स का दौलत के लिए अपनी मासूम भांजी की जान के दर पे होना अजीब लगता था। यकीनन धीरेन्द्र शुक्ला की हराम की कमाई इतनी ज्यादा थी कि उसकी दौलत और जायदाद से दस्तबरदार होना विघ्नेश शुक्ला को मुश्किल लग रहा था। और अब तो धीरेन्द्र शुक्ला का साया भी उसके सर से उठ गया था, गोया उसकी मुश्किलात में इजाफा हुआ था। मैंने अगला सवाल पूछा, क्या अहकामात मिले थे? टक्कर नंबर और जगह बताकर हुक्म दिया गया था कि इसमें एक लड़की और लड़का छुपे होंगे, दोनों को मौत के घाट उतारना है और कत्ल करने से पहले लड़की पर तशद्दुद करके आबरूरेजी भी करनी है ताकि ये खानदानी दुश्मनी का शाखसा न लगे। इतने अच्छे काम को आने वाली की पजीराई न करना ज्यादती होगी। जहरीले लहजे में कहतू मैंने लबलबी दबाई। गोली उसके माथे में लगी थी। मैंने सुराज से उसके हथियारों का जायजा लिया। 2 के पास है 30 बोर पिस्तौल, 1 के पास है वेबले रिवाल्वर और ड्राइवर खाली था। 30 बोर की गोलियां 9mm कुतर के पिस्तौल में इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी, वरना इनकी मैगजीनें जरूर उठाता। मैंने वेबले रिवाल्वर उठाने पर इक्तफा किया कि गला की गोलियां खत्म होने पर काम आ सकता था। रिवाल्वर बरदार की जेब से 6 गोलियों की प्लास्टिक की 2 डिब्बियां भी बरामद हुई, जो मैंने अपनी जेब में डाल ली। रिवाल्वर बेल्ट में उड़सकर मैं मुतबाना लहजा में बोला, राजकुमारी परमा मल्होत्रा साहिब, आप मेरे मोटरसाइकिल को अपनी तशरीफ की सआदत बख्शेंगी या अपने लिए मर्सिडीज हेलीकॉप्टर वगैरह मंगवाना पसंद करेंगी? वो बरहम हुई। उड़ा लो मजाक। एक एक बात पापा को बताएं कि तुम्हारा कोर्ट मार्शल न करवाया तो हमारा नाम बदल देना। मैंने कंधों में बैग डालते हुए मोटरसाइकिल पर बैठ कर किक लगाई। वो मरला बाद में आना है, फिलहाल अपने इरादों से आगाह करें। वो खामोशी से करीब आई। बैग की वजह से सीट पर उसके बैठने की जगह कम बच रही थी, पर नाते हुए बोली, बैग को तो अपनी गोद में रखो। सॉरी। मैंने बैग उतार कर अपने सामने रख लिया। पीछे बैठते हुए उसने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख लिए थे। उसके अंदाज से लग रहा था कि उसके मोटरसाइकिल पर पहली बार बैठने की बात सच थी। गियर तब्दील करते हुए मैं आगे बढ़ा और सड़क पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही मोटरसाइकिल हवा में उड़ रही थी। हमें सर्दी लग रही है। किलोमीटर भर आते ही वो मनमनाई। रफ्तार कम करके मैंने ब्रेक दबाई और मोटरसाइकिल रोककर अपना कोट उतारने लगा। ये पहन लो। कोट उसके हवाले करके मैंने हेलमेट उतारा और नीचे पहनी गर्म टोपी उतार कर वो भी उसकी जानिब बढ़ा दी। बगैर शुक्रिया या रस्मी इनकार के उसने कोट पहनकर टोपी भी ओढ़ ली। उसके अंदाज से यूं लगता था जैसे उसकी तमाम जरूरतों का ख्याल रखना, इसे आराम पहुंचाना और उसके मुंह से निकली हर बात को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी हो। बचपन से आज तक वो ऐसे ही माहौल से वाबस्ता रही थी। खासकर जब से वो धीरेन्द्र शुक्ला के पास पहुंची, तब से मुलाजमों की फौज पर हुक्म चलाने के इतने मौके मिले थे कि वो अपनी इस बुरी आदत की आदी हो गई थी। मैं भी अंसारी साहब की वजह से इसे इज्जत और एहतराम दे रहा था और उसने अपना हक समझना शुरू कर दिया था, जबकि जिसे वो मेरा काम समझ रही थी ये उसका अपना काम था। ना तो मैं अंसारी साहब का मुलाजिम था और ना परमा से कोई ताल्लुक या उसकी मेरे नज़दीक कोई अहमियत थी। इस काम का मेरी नौकरी से भी कोई वास्ता न था कि ज़ाती अगराज़ो मकासद का मुल्की सलामती से दूर का भी वास्ता नहीं होता। किसी शख्स से ज़ाती काम में उस वजह से दिलचस्पी लेना कि उसने वतन की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हों, यकीनन अच्छी बात है और मेरा परमा का ख्याल रखने की सबसे बड़ी वजह यही थी। इसके बेहुदा एतराज़ात को भी इसलिए नज़रअंदाज कर जाता था कि उसकी सोच और समझ पुख्ता नहीं थी। मैं ज़्यादा सर इसलिए भी नहीं खपाता था कि वो एक कमज़ोर ही लड़की थी। मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बर्दाश्त मौजूद थी कि दूसरा कोट भी उतार देता तो इसी रफ्तार से बेफिक्र होकर मोटरसाइकिल चला सकता था। पाकिस्तानी स्नाइपरों की तरबियत में मौसमी हालात से लड़ने की बारी सबसे पहले आती है। गर्मी सर्दी से घबराने वाला स्नाइपर अपनी जिंदगी में सिफर होता है। तरबियत के दौरान हमें सख्त सर्दियों में बहते नाले से रेंगते हुए गुजर कर दूसरी जानब कई घंटे हदफ के इंतजार में लेटना होता था। यूं कि आसमान पर बादल छाए होते और पूरा दिन लिबास खुश्क नहीं होता था। कोयटा ऐसा शहर है जहाँ हर वक्त हवा चलती रहती है। जहाँ गर्मियों में यह हवा मौसम को मोतदिल रखती है, वहीं सर्दियों में ठंडक को बढ़ाने की वजह बनती है। मैं दोबारा चल पड़ा। फिलहाल मेरे पास कोई लाहे अमल नहीं रहा था। मोटरसाइकिल पर पटना, आगरा या दिल्ली वगैरह पहुंचना नामुमकिन नहीं तो दुश्वार तरीन जरूर था। आगरा 13-14 किलोमीटर दूर था। इससे आगे दिल्ली 200 किलोमीटर के बकदर था, मगर वहां जाकर भी इंडिया से निकलना इतना आसान न होता, क्योंकि धीरेन्द्र शुक्ला की असल रहाइश आगरा में थी।
और इस इलाके में उसका अच्छा खासा असर रसूख था। उसके नाते विघ्नेश की भी अच्छी जान पहचान होना थी। अलबत्ता इस जाने मजीद आगे सफर करके मैं मकबूजा कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान जा सकता था। पहाड़ी इलाके में कई ऐसे खला मिल जाते हैं जिनसे नफूज व खरूज करना आसान होता है। फौजी इस्तिलाह में नफूज कहते हैं दुश्मन के दिफा में से छुप कर गुजरते हुए किसी फौजी ऑपरेशन को दुश्मन के अक्कम में पहुंचना, और खरूज कहते हैं तकमील मिशन के बाद दुश्मन की दिफाई लाइन से छुप कर गुजरते हुए वापस आना। लेकिन नाजों में पली नर्मो नाजुक लड़की का कश्मीर के बुलंदो बाला पहाड़ों में सफर करना नामुमकिन था, और सर्दियों में तो वो पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़कर फौजी जवानों के घुटने लगवा देते हैं, तो कोई आम सी लड़की इन्हें कैसे आबूर कर पाती, और वो भी इन हालात में कि दुश्मन की निगाहों से बचने को रास्ते से हट कर चलना पड़े। पटना का मुंबई से फासला 1800 किलोमीटर है। अगर वहां तक ट्रक में महफूज चले जाते तो आगे का सफर इतना मुश्किल ना होता। पटना से नेपाल और भूटान की सरहद करीब थी और उम्मीद है गाड़ी वगैरह मिल जाती। किसी बड़े शहर में जाकर हवाई रास्ते से पाकिस्तान या किसी ऐसे मुल्क में जहां से पाकिस्तान जाना आसान होता पहुंचा जा सकता था। पर मैं पहले पीछे हट कर बैठी थी, मगर रफ्ता रफ्ता सिमटते हुए बिल्कुल जुड़ गई थी। ठंडी हवा ने फासलों को समेट दिया था। कोट उतारने के बाद ठंड मेरा मिजाज भी पूछने लगी थी। हम 20-25 किलोमीटर ही आए होंगे कि सड़क पर रुकावट देखकर मेरा माथा ठिनका। वो पुलिस चौकी थी, लेकिन 2 रोइया सड़क डबल रोड में रुकावट सिर्फ हमारी जानब लगाई गई थी। मुंबई जाने वाली सड़क पर रुकावट नजर नहीं आ रही थी, और यही वजह मुझे पहले से चौकन्ना कर गई थी। गोया मैं होटल मिडवे, जहां मैं चंद दुश्मनों का खात्मा करके आ रहा था, से फासला पैदा करके बड़ी सड़क छोड़ना चाहता था कि इसी में बेहतरी थी, मगर ज्यादा दूरी पैदा करने के लालच ने जल्दी सड़क न छोड़ने दी। और अब एकदम पुलिस का नजर आना, और वो भी यूं कि जैसे मेरे इंतजार में बैठे हूं, मुझे चौंका गया था। रात की वजह से मैं इन्हें दूर से नहीं देख सकता था। हमसे आगे एक सुजुकी वैन जा रही थी। इसको रुकते देखकर मुझे खतरा महसूस हुआ। मैंने मोटरसाइकिल रोककर परमा को कहा, मुझे मजबूती से पकड़ लो, भागना पड़ेगा। उसने मेरी कमर के गिर्द बाजू लपेट लिए थे। मैंने बायां पांव नीचे लटकाते हुए एक झटके से क्लच छोड़ा और अपनी जगह पर मोटरसाइकिल मोड़ लिया। यूं करते वक्त ठीक ठाक झटका लगता है, मगर परमा ने मुझे मजबूती से थामा हुआ था, इसलिए गिरने से बच गए। अलबत्ता उसके होंठों से गैर इरादी तौर पर चीख जरूर निकली थी। रुक जाओ। एक रख्त आवाज उभरी, साथ ही हवाई फायर की आवाज से माहौल गूंज उठा था। वो भी हमें बर वक्त नहीं देख सके थे, मगर अब रुकना अपनी जान गंवाने के मुतरादिफ था। रेस देकर मैं मोटरसाइकिल को जिग जैग के अंदाज में दौड़ाने लगा। परमा हकलाई, हम गिर जाएंगे। वो सख्ती से मुझे चिमटी हुई थी, जैसे कहावत है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। वो बेचारी भी पहली बार मोटरसाइकिल पर बैठी थी और ऐसे हालात पेश आ गए थे, मगर उसके लिए मैं आहिस्तगी से मोटरसाइकिल चलाता तो ना वो बचती ना मैं। अलबत्ता जिस तरह वो मुझे चिमटी हुई थी, इस हालत में मेरे गिरने पर ही उसके गिरने का खतरा पैदा हो सकता था। इसके अलावा नहीं, मेरे पास उसे तसल्ली देने का वक्त नहीं था। गोलियों की ततराहट उभरी, मैं रफ्तार मुकम्मल बढ़ा दी थी। जोर जोर से सीटी बजने लगी। साथ ही कोई चीख चीख कर कहने लगा, जिंदा या मुर्दा, इन्हें हर हालत में पकड़ना है। अचानक सामने से तेज रोशनियां मेरी आंखों में पड़ी। परमा ने जोर से चीखते हुए मेरी बगल में सर घुसेड़ दिया। इसका शिद्दत से कांपना मुझे महसूस हो रहा था। रात के वक्त सामने से आने वाली तेज रोशनी आंखों में पड़ने पर यूं लगता है जैसे गाड़ी हमसे टकरा रही हो। उसे भी कुछ ऐसा ही लगा था, तभी डर गई थी। वो एक ट्रक था, मैं उसके पास से गुजरा। आगे हल्का सा मोड़ था। कलाशंकोफों की ततराहट दोबारा उभरी, मगर इस बार गोलियों का रुख हमारे बजाय आसमान की तरफ था। मैं अंधाधुंध मोटरसाइकिल दौड़ाए जा रहा था। अकबी फायरिंग टॉनिक का काम दे रही थी। 2-3 किलोमीटर पीछे एक बरसाती नाले को अबूर करते हुए मुझे बाएं हाथ यानी गरबी जानिब लिंक रोड नजर आया था। शायद इस तरफ कोई काम वगैरह भी था। लिंक रोड के करीब मैं 2-2.5 मिनटों में पहुंच गया था। रफ्तार में कमी लाए बगैर मैंने दाएं तरफ मोटरसाइकिल मोड़ दी। मोटरसाइकिल की यही खूबी होती है कि इस पर तेज रफ्तारी से हरकत करना आसान होता है। लिंक रोड का भी नाले पर अलहदा पुल बना हुआ था। हालांकि बड़ी सड़क के पुल से पहले लिंक रोड निकाला होता तो दूसरी पुल की जरूरत न पड़ती। सड़क मिलाप पर हिंदी में गांव का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था, जो मैं नहीं पढ़ सका। इंडिया में उर्दू, हिंदी और रोमन अंग्रेजी खत मुस्तअम्मिल है, और साइन बोर्डों पर अमूमन हिंदी या रोमन अंग्रेजी में लिखा नजर आता है। लिंक रोड पर चढ़ते ही अकब से गोलियों की एक बौछार आई। यूं अंधाधुंध गोलियां चलने पर इत्तेफाकन गोली लग जाना करीने का आयास था। कलाशंकोव की कारगर रेंज 300 मीटर है, लेकिन इसकी गोली बगैर निशाने पर सादे काफी दूर तक मार करती है। लिंक रोड बड़ी सड़क से हल्का नशीब में था। छोटा पुल अबूर करते ही मैं आबादी में घुस गया था। सड़क मगरिब को जा रही थी। मैं गलियों में घुसने के बजाय सड़क ही पर बढ़ता रहा कि गलियों में फंसने का ज्यादा खतरा था। आगे जाकर सड़क जुनूब को मुड़ रही थी और मेरा अंदाजा था कि चक्कर काट कर सड़क ने दोबारा बड़ी सड़क से मिल जाना था। एक रास्ता शुमाल मगरिब को जा रहा था, जिस पर कसारा रेलवे स्टेशन और रानमाई को तीर का निशान बना नजर आ रहा था। मैं इसी रास्ते पर बढ़ गया। अक्का में 2-3 गाड़ियों की तेज रोशनियां नजर आ रही थी।
रेलवे स्टेशन में घुसने की बजाय मैं रेलवे लाइन के साथ आगे बढ़ने लगा। इस रास्ते पर कम अज कम ये तसल्ली जरूर थी कि गाड़ियां तेज रफ्तारी से पीछा नहीं कर सकती थी। रेलगाड़ी में चढ़ जाते हैं। परमा ने अहमकाना मशवरा दिया। मैं चिल्लाकर और बोला, बेवकूफ, इसका मौका किसने देना है। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। सामने एक रेल की तेज चिंगार सुनाई देने लगी। मैं साथ से गुजरता गया। रास्ता नाहमवार होने की वजह से रफ्तार ज्यादा तेज नहीं की जा सकती थी। अक्कम में गाड़ियों की रोशनियां हनूज दिखाई दे रही थी, जिसका साफ मतलब यही था कि हम उनके नजरों में थे। आगे ढलवान शुरू हो गई थी। साथ झाड़ियां और दरख्त भी नजर आने लगे थे। मोटरसाइकिल के हेडलाइट में दूर दूर तक दरख्तों का नजर आना जाहिर कर रहा था कि हम जंगल के करीब पहुंच चुके थे और ये दरख्त हमारे लिए ज्यादा मुफीद थे कि दुश्मन गाड़ियों में सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे इलाके में मोटरसाइकिल की अफादियत और ज्यादा बढ़ जाती है। अचानक मोटरसाइकिल बुरी तरह डगमगाई। परमा के मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से हैंडल को काबू में करके मोटरसाइकिल को गिरने से बचाया था। इसके लहराने की वजह पिछले पहिए का पंक्चर होना था। हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए कि मसदाक मैं मुकम्मल खुश भी नहीं हो पाया था कि नई मुसीबत हाजिर जनाब के नारे के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह नाजिल हो गई थी। ऐसी जगह पर मोटरसाइकिल का धोखा देना परेशान करने वाला था। अगर मैं अकेला होता तो ज्यादा फर्क न पड़ता, पर वैसे लौरा ब्राउन, जैनी वगैरह जैसी किसी लड़की का साथ होना भी तकवीयत ही का बायस बनता। मगर परमा निरी मुसीबत, मसाइल की जड़ और भारी बोझ थी। मेरी मदद तो खैर क्या करती, उल्टा उसकी वजह से न सिर्फ मेरी रफ्तार में कमी आती बल्कि सही तरीके से जवाबी कार्रवाई भी न कर सकता। ऐसी सूरत हाल से मेरा पहली बार वास्ता पड़ रहा था। माजी करीब उबाइद में इससे कई गुना ज्यादा दगरगू हालात में भी इतनी परेशानी न हुई जो आज हो रही थी। अक्सर हादसात का मुकाबला मैंने अकेले किया था। गाहे बगाए सरदार खान और पलवैचा वगैरह का भी साथ रहा। इंडिया में पहले दीनू और बाद में लौरा ब्राउन मेरे शाना बशाना रहे, लेकिन वो तमाम तरबियत याफ्ता और सख्त जान थे। इनकी मौजूदगी से मदद मिलती थी। जबकि परमा बीबी के साथ तो ऐसे जंगल प्याबा में खाली चलना कार्यदार था। कजाक तहक्कुब में जानी दुश्मन होते। मुझे मोटरसाइकिल से नीचे उतरता देखकर वो हकलाई, क्या हुआ?